हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने गॉस की पिरमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझा था। आज हम गॉस की पिरमें के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम क्या लेंगे, एक तार लेंगे जिसकी लंबाई कैसी कितनी होगी, अनंत होगी। एक हमने यहाँ पर तार लिया जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, और इसको हमने प्लस क्यू आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ये हमने अनंत लंबाई का तार ले लिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश इस पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ से हम यहाँ ये लिख सकते हैं क्या होगा, माना अनंत लंबाई का एक सीधे तार, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार को प्लस प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है जिससे आर दूरी पर, जिसके निकट आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ क्या हो गया, एक अनंत लंबाई का सीधा तार हो गया। इस तार के निकट हम आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ जो तार का रेखीय आवेश घनत्व है, तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो जब हम इस तार को प्लस क्यू आवेश देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो तार के चारों ओर होगा। जैसे ही कोई तार है, इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ से इस तार से हम आर दूरी पर ये एक क्या कर लेंगे, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। हमने क्या किया, ये एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, और जिसकी इस तार से दूरी कितनी है, आर है। जिसकी इस तार से दूरी कितनी है, आर है। तो यहाँ पर इस जो वेलन बना, ये क्या हो, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ। तो जो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है, इसके 3 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ। ये हमारा S1 हो जाएगा, ये हमारा S2 हो जाएगा, और ये जो बीच वाला पृष्ठ है ये हमारा क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा।
तो यहाँ हमारे 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3। इन तीनों पृष्ठों पर इसमें 2 पृष्ठ हमारे क्या होंगे, समतल होंगे, और 1 पृष्ठ हमारा क्या होगा, वक्राकार होगा। अब समतल पृष्ठ कौन से होंगे और वक्राकार पृष्ठ कौन सा होगा? तो जैसे ये हमारा बेलन है, अगर हम ये नीचे वाले की पृष्ठ की बात करें तो ये कैसा होगा, समतल होगा, और ये पृष्ठ हमारा कैसा होगा, समतल होगा, और ये वाला पृष्ठ हमारा कैसा होगा, वक्राकार। हम ये कह सकते हैं कि जो आकृति घुमावदार होती हैं वो कैसी होती हैं, वक्राकार होती हैं। तो इसकी ये वाली सतह कैसी है, घुमावदार है, तो ये आकृति, ये वाला पृष्ठ कैसा होगा, हमारा वक्राकार होगा। ये पृष्ठ हमारा समतल हो गया और ये भी क्या हो गया, हमारा समतल हो गया। तो यहाँ पर S1, S2 2 समतल पृष्ठ हो गए और S3 क्या हो गया, एक वक्राकार पृष्ठ हो गया। इस समतल पृष्ठ पर हमने एक सूक्ष्म खंड ले लिया। क्या लिया, एक सूक्ष्म खंड। एक सूक्ष्म खंड हमने यहाँ भी ले लिया S2 पर, और एक सूक्ष्म खंड हमने कहाँ पर लिया, S3 पर लिया। इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो भी DA है, इसका भी क्षेत्रफल अवयव DA है, और इसका भी क्षेत्रफल अवयव DA। मतलब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो A होगा, लेकिन जो हमने इस सूक्ष्म खंड माना है इसका क्षेत्रफल अवयव कितना है, DA है। अब अगर इस बिंदु पर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो पृष्ठ तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये, और इस पर जब हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो ये क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा, अर्थात इसकी दिशा किधर होगी, नीचे की ओर होगी। तो यहाँ से जो हमारा DA वेक्टर होगा वो हमारा नीचे की ओर होगा। यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, DA वेक्टर हो जाएगा। इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे, अब ये पृष्ठ हमारा ये हो गया, ये पृष्ठ हो गया, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा ये DA वेक्टर। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो ये जो आवेश है इस पर वो प्लस का है। जब प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आवेश से बाहर की ओर होती हैं। क्या होती हैं, आवेश से बाहर की ओर। तो चूंकि प्लस आवेश है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जो पृष्ठ S1 था उस पर E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के बीच कोण कितना बन गया, 90 अंश बन गया। यहाँ पर पृष्ठ S2 पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच कोण कितना बन गया, 90 अंश बन गया। और यहाँ पर जो पृष्ठ S3 है वहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच कोण कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, पृष्ठ समतल पृष्ठ क्या लेंगे, समतल पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 बराबर φ2 बराबर EDA cos 90 अर्थात 0 हो जाएगा। और जो वक्राकार पृष्ठ है क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ3 इक्वल टू, तो ये जो φ3 आएगा यहाँ पर हमारा कुल फ्लक्स आएगा निकल के, ये φ3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, EDA cos 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, d φ3 हो जाएगा। तो यहाँ से इस d φ3 को φ3 ना लेकर के हम d φ लेंगे, क्योंकि हमें जो कुल फ्लक्स मिलेगा वो पृष्ठ S3 से ही मिलेगा। जो S1 और S2 से वहाँ से तो फ्लक्स कितना हो गया, हमारा 0 हो गया। तो हमें जो कुल फ्लक्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, S3 से मिलेगा। तो यहाँ पर जो कोण बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d φ E इक्वल टू E इंटू में D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू में D। अब संपूर्ण
संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लेंगे? संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे? समाकलन डी फाई, अर्थात समाकलन ई इंटू में डी। तो परिवर्तन जो हो रहा है वो क्षेत्रफल में हो रहा है, तो फाई ई इक्वल टू ई हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा? डी। चूँकि रेखीय समाकलन डी क्या हो जाएगा? इस वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? वेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वेलन की जो लंबाई हम मान लेंगे यहाँ पर, वो कितनी मान लेंगे? एल मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतः फाई ई इक्वल टू ई गुणा में 2 पाई आर एल, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, और अब गॉस की प्रमेय से लेंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या थी? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 डाल देंगे। समीकरण 1 व 2 से लेंगे। 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भाग में ले जाएंगे इसको, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एल। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल कर आएगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर एल। अब यहाँ ई इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा अपॉन में आर। चूँकि क्या हो जाएगा? चूँकि पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन में एल। ये हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। तो जो ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा अपॉन आर आया, ये हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसका जो दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। दूसरा अनुप्रयोग इसका क्या है? इसका दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, उसमें क्या लेंगे? हम एक अनंत विस्तार की समतल चादर लेंगे, जिसको आवेशित करेंगे, और उस चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक अनंत विस्तार की चादर लेंगे। एक हम क्या लेंगे? अनंत विस्तार की चादर लेंगे। ये हमारी एक अनंत विस्तार की चादर हो गई, जिसका विस्तार क्या है? अनंत है। और इसको हमने प्लस क्यू आवेश जब देंगे, तो ये प्लस क्यू आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सपोज मान लीजिए ये चादर है, तो आवेश जो होगा वो इस चादर के दोनों, मतलब आवेश चादर पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो चादर के इधर भी होगा और चादर के इधर भी होगा। तो हम इसको मतलब इस चादर से आर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे P, और उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे कितनी होगी। तो इस चादर का जो केंद्र बिंदु होगा वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये इससे आर दूरी पर, इससे
r दूरी पर एक कोई बिंदु हमने कह लिया P लिया, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल इधर ही नहीं होगी, चादर के दूसरी ओर भी होगी। तो इसकी जो दूरी ली हमने वो कितनी ली, r ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ली, तो r दूरी क्या लेंगे हम, इधर भी लेंगे। r दूरी हम इधर भी लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी मान ली हमने, r मान ली। और यहाँ पे बिंदु हमने क्या मान लिया, P डैश मान लिया। तो जितना वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा उतना वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर भी होगा। तो इसके लिए मान लेंगे, माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की क्या है, एक चादर है जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व, चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। चादर के निकट r दूरी पर, चादर के निकट r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या है, माना अनंत विस्तार के एक समतल चादर को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो ये प्लस क्यू आवेश इस चादर पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। चादर के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब यहाँ भी क्या बना, हमारा एक बेलन बना। बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से L इधर हो, सॉरी R इधर हो जाएगी और R हमारी इधर हो जाएगी। बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। R ये कुल लंबाई कितनी होगी इसकी, 2R। तो यहाँ भी हमारा क्या बना, एक बेलन बना। इस बेलन के भी कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये होगा और एक पृष्ठ ये होगा। तो इस बेलन के भी 3 पृष्ठ होंगे जिसमें 2 पृष्ठ समतल होंगे और एक पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार होगा। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये S1 हो गया, ये जो पृष्ठ है ये S2 हो गया, और एक ये पृष्ठ हमारा क्या हो गया, S3। इस पृष्ठ S1 पर हमने एक सूक्ष्म खंड लिया, ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी एक सूक्ष्म खंड लिया और एक सूक्ष्म खंड हमने यहाँ भी लिया। इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो dA है, इसका भी क्षेत्रफल अवयव dA है और इसका भी क्षेत्रफल अवयव कितना है, d है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये भी पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो हमने यहाँ भी जो क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ले लिया, यहाँ भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, यहाँ भी क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चूँकि ये आवेश है, जैसे ये क्या था, ये प्लस आवेश है और ये हमारी क्या चादर, इस चादर पर प्लस आवेश है, तो इस चादर पर प्लस आवेश से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा इधर, और इधर भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी इधर बाहर की ओर होगी, ई वेक्टर। यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये भी बाहर की ओर होगा, ई वेक्टर। लेकिन यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा यहाँ होगी, ई वेक्टर।
तो यहाँ जो पृष्ठ S1 और S2 पर हैं, E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों कैसे हैं, समान दिशा में हैं, लेकिन जो पृष्ठ S3 है उस पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पर पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स φ3 = EDA cos 90, अर्थात φ3 का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो पृष्ठ S3 है उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब बात करते हैं पृष्ठ S1 और S2 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब चूंकि पृष्ठ S1 व S2 पर E वेक्टर व DA वेक्टर समान दिशा में है, समान दिशा में है, अर्थात इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0। इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, संपूर्ण कोसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लेंगे, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ φ1 प्लस का φ2, φ1 प्लस का φ2। क्योंकि यहाँ पर जो E वेक्टर D वेक्टर S1 पर भी एक ही दिशा में है और जो S2 है उस पर भी दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए परस्पर क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से φ = φ1 हमारा कितना हो जाएगा, रेखीय समाकलन EDA cos 0 प्लस का, ये हो गया S1 के लिए। यहाँ से रेखीय समाकलन S2 और कितना हो जाएगा, EDA cos 0। यहाँ पर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो φ E कांस्टेंट है, परिवर्तन DA में हो रहा है, तो E रेखीय समाकलन S1 DA हो जाएगा। यहाँ से भी E हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि E तो हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, परिवर्तन किस में हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, S2 DA। अब चूँकि रेखीय समाकलन S1 DA बराबर रेखीय समाकलन S2 DA बराबर, ये किसके बराबर होगा, A के, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसलिए φ EA प्लस का EA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, φ EA और ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2EA। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। और आपने गॉस की प्रमेय क्या पढ़ी थी, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या थी, φ Q/ε0। ये समीकरण क्या हो जाएगी, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, तो ये दोनों वैद्युत फ्लक्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जब बराबर होंगे तो इनके मान भी क्या होंगे, इसका मान और ये मान भी बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2EA = Q/ε0। हमें मान किसका निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E = कितना हो जाएगा, Q/2A∈0, 2A∈0। तो E = कितना हो जाएगा, σ/2ε0। चूँकि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q/A। ये जो सिग्मा बराबर Q/A होता है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ से जो Q/A आया
इसका मान कितना रख दिया, सिग्मा रख दिया, और नीचे हमारा क्या बच गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 था आपका। तो यहाँ से जो सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है कि जो समतल आवेशित चादर होती है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्रेक्षण दूरी के पर निर्भर नहीं करती है। क्या होगी कि यहाँ पर जो हमने दूरी r ली थी इस चादर से बिंदु P की, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दूरी r पर निर्भर नहीं करेगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है? तो आंसर क्या होगा, नहीं करती। क्यों? क्योंकि ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पर हमारा आर का मान नहीं है। तो ये जो मान है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आर पर निर्भर नहीं करेगी। इसी में हमारा एक टॉपिक आता है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक इसी से संबंधित है। इसमें अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर थी और यहाँ पर क्या है, आवेशित चालक प्लेट है। तो हम क्या लेंगे, एक आवेशित चालक प्लेट लेंगे। एक हमने ये प्लेट ली और इसको हमने क्या दिया, प्लस का क्यू आवेश दिया। तो जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इस प्लेट के अंदर, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इसको हम जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इस प्लेट के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जबकि इस प्लेट के अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों हुई? आपने वैद्युत बल रेखाएं जब पढ़ी थी तो वैद्युत बल रेखाओं में ये था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो वापस लौट कर नहीं आती। वो क्या होता है, वापस लौट कर नहीं आती। और एक पॉइंट इसमें ये भी था कि वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबित ही उत्पन्न होती हैं और अभिलंबित ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चादर के अभिलंबित ही वैद्युत बल रेखा उत्पन्न होंगी, इसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। इसके अंदर से क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हमारी नहीं गुजरेंगी। तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो ये प्लेट है, ये पहली प्लेट हो गई और ये हमारी दूसरी, और ये पूरी एक प्लेट हो गई। और इसका ये वाला पृष्ठ एक चादर की तरह कार्य करेगा, इसका ये वाला पृष्ठ भी क्या करेगा, एक चादर की तरह कार्य करेगा। तो इस प्लेट 1 के जो चादर 1 है, इस चादर 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 वेक्टर होगी, और चादर 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 वेक्टर होगी। और यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आवेशित चादर 1 के कारण क्या लेंगे, आवेशित चादर 1 के कारण, आवेशित चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर बराबर। अब चूंकि ये चादर की तरह कार्य कर रहा है तो अभी आपने अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, कितनी आई थी निकल के, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। तो इस जैसे ही प्लेट है हमारी, इस प्लेट का ये वाला भाग तो चादर की तरह कार्य करेगा और इसका दूसरा भाग भी किसकी तरह कार्य करेगा, एक चादर की तरह ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक चादर हो गई और एक चादर हमारी ये हो गई। तो आवेशित चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, चादर 1 से दूर दाईं ओर हो जाएगी।
चादर वन से दूर, चादर वन से दूर दाईं ओर, दाईं ओर। अब इसी प्रकार क्या होगा, आवेशित चादर, आवेशित चादर सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, चादर 2 से दूर दाईं ओर, दाईं ओर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, चूंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर, E1 वेक्टर व E2 वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। तो जब दोनों की दिशा एक ही होंगी तो अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E वेक्टर बराबर E1 प्लस का E2, दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू E1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान भी कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के जो हर हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब नीचे हर समान है तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, सेम ऐसे ही जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा में सिग्मा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका अनंत विस्तार की चादर आवेशित चादर के लिए कह दे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और अगर किसी चालक प्लेट के लिए कहेगा तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। जिस क्वेश्चन में आपका अनंत शब्द आएगा, अनंत विस्तार आएगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये वाला हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ केवल आवेशित चालक प्लेट आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों में हमारा अंतर रहेगा। एक गॉस की प्रमेय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न हम हल करेंगे। हम यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, यदि 17.7 पिकोकुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आवेश का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17.7 पिकोकुलाम। क्या है, पिकोकुलाम। इसको हम पिको को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17.7, जब पिको जो होता है, एक पिको वो 10 की घात माइनस के 12 के बराबर होता है, तो ये 10 की घात माइनस का 12 कुलाम हो जाएगा। यहाँ से जो घन की भुजा दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें मान किसका निकालना है, एक घन की एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो घन होता है उसकी कितनी सतह होती हैं। घन जो होता है उसकी कितनी सतह होती हैं। तो घन की जो सतह होती हैं वो 6 होती हैं। कैसे, जैसे हमने एक ये घन बनाया, एक सतह इसकी ये हो गई, 2 3 4, एक ये 5 और एक ही सामने वाली 6। इसकी कुल कितनी सतह हो गई, 6, और इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। जैसे आपका जो रूम होता है अगर उसकी सभी दीवारें बराबर हों तो वो भी क्या एक घन है। अब इसमें
एक आपकी इधर दीवार हो गई, एक इधर दीवार, एक पीछे दीवार हो गई, एक सामने, 4 पृष्ठ तो ये हो गई, एक आपका ऊपर छत हो गई और एक आपके नीचे ज़मीन हो गई। तो कुल मिला के कितने पृष्ठ हुए? 6 पृष्ठ हुए। तो जो घन के केंद्र से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, चूंकि घन के केंद्र से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मतलब घन की जो होती हैं, चूंकि घन की सतह की संख्या, सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी संख्या होती है घन की सतहों की? 6 संख्या होती है। तो जो ये फ्लक्स था वो इसके केंद्र से गुजरा, जब केंद्र से गुजरेगा तो ये जो फ्लक्स होगा ये 6 भुजाओं पर जाकर 6 भुजाओं से निकलेगा। और हमें किससे निकालना है? केवल एक भुजा से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब जो एक उसका सतह होगी उससे गुजरने वाला फ्लक्स। तो घन की एक सतह से ये तो फ्लक्स 6 सतह से निकलेगा और हमें निकालना है एक सतह से, तो हम क्या कर देंगे? इस कुल फ्लक्स को 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? घन की एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई डैश बराबर एक, मतलब फाई ई अपॉन में 6, अर्थात 1/6 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे। फाई ई इक्वल टू Q का मान कितना है? 17.7 गुणा 10⁻⁻12 अपॉन में 6 गुणा एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा? 1770 हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू 1770 अपॉन में 6 गुणा 885। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू 6 से 2 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे केवल ये पूछता कि घन के केंद्र से गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा तो हम केवल क्या लगाते? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ S वेक्टर बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो यहाँ पर हमें जो मान निकालना है वो फाई ई का मान निकालना है, जिसमें हमें ई वेक्टर का मान दे रखा है 2i प्लस का 4j प्लस का 7k, और हमें जो मान दे रखा है एस का मान दे रखा है 10j। मान किसका निकालना है? फाई का निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ा था। यहाँ ए के स्थान पर कितना दिया है? एस दिया है। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर का मान कितना है? 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 7k कैप डॉट में 10j कैप। तो फाई इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूनी 20 i डॉट जे प्लस का 10 चौक 40 j डॉट जे और प्लस का 10 सत्ते 70 k डॉट जे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था i डॉट आई बराबर j डॉट जे बराबर k डॉट के। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। मतलब जब हम यानी 2
समान एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है। अगर यहीं पर अगर हमारे असमान एकांक सदिश हो जाएं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से जो फाई ई मिलेगा हमें, यहाँ पर 20 आई डॉट जे है 0 हो जाएगा, 40 जे डॉट जे है समान वाले होगा तो 1 हो जाएगा, और के डॉट जे मतलब असमान है तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई ई हमें कितना मिल जाएगा, 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें मान दे रखा है वो आवेश पृष्ठ घनत्व का दे रखा है। किसका मान दिया है, आवेश पृष्ठ घनत्व। इसको हम सिग्मा से लिखते हैं और वैल्यू कितनी है इसकी, प्लस का 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर 1 गुणा माइक्रो के लिए कितना लगाएंगे, 10 की घात माइनस का 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें मान निकालना है किसका, फाई का। तो क्या होगा, अभी आपने कुछ देर पहले फार्मूला पढ़ा था, चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, सॉरी ई का मान निकालना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ई इक्वल टू सिग्मा का मान कितना है, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 885 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 है, इस 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 885 से हमें किसको भाग करना है, 100 को। भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। 885 एकम 885, 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 घटाया 1, यहाँ 9 में से 8 घटाया 1, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। इधर से हासिल लिया, कितना बचा, हो गया 10, 10 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। यहाँ पे कितने बच्चे, 4, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब ये लगभग चला जाएगा 3 बार, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 0.113 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ई इक्वल टू 1.13 गुणा 10 की पावर 1 दशमलव क्या हटा, पीछे हटा, तो 1 घात माइनस में ऐड हो जाएगी, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।